तो यूपीएससी सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था कल, ऐसे गजब के सवाल आए हैं, मतलब कि दिख रहा है कि एनसीईआरटी से आए, लेकिन क्या पैटर्न चेंज किया इन लोगों ने। मतलब एनसीईआरटी के टॉपिक रह जाए बस, और अंदर की चीजें थोड़ी थोड़ी बदल दो, ताकि बच्चे का एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट चेक हो जाए। अब चूंकि ये यूपीएससी एग्जाम फिर से आ रहा है, अपना प्रीलिम्स एग्जाम सिविल सर्विसेज का, एक बार पूरा पैटर्न आपको चेक कर लेना चाहिए कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और अपनी लर्निंग को जरा चेक कर लो। आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, उससे ज्यादा आपको पैटर्न्स पे काम करना है, किस तरह से थोड़ा सा जो है, और अपना नॉलेज भी थोड़ा सा चेक करना है। मैं थोड़ी स्पीड मेरी तेज रहेगी, ताकि आपको मतलब ज्यादा समय भी आपका खराब ना हो, और हम सोल्यूशन थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन। सबसे पहले वो कह रहा है कि इग्नियस रॉक से संबंधित आपको करेक्ट आंसर निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। मतलब कुछ तो गलत होगा इसमें, ज्यादातर गलत ही होंगे, कहने का मतलब तो ये हो गया। पॉज करके क्वेश्चन आप अपने लेवल पे जरा पढ़ लो, ठीक है। अब आते हैं हम, वो जब कह रहा है कि मैग्मा, अच्छा इग्नियस रॉक है क्या, पहले तो बेसिक अपना स्टेप अपने को पता होना चाहिए। आगे पढ़ने से पहले बताऊंगा अगर मैं, तो हमें मालूम है इग्नियस रॉक मतलब क्या। जब भी ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, वोल्केनो से लावा निकलेगा, लावा होगा ठंडा, कूल डाउन होगा, और ठंडा होने के बाद में वो जो इग्नियस रॉक बनाएगा वो अपने को पता है। अब ये लावा क्या होता है, धरती के अंदर भी रहता है, बाहर भी आ सकता है, तो अंदर भी कूल डाउन हो सकता है, तो इंटीरियर में आने वाला इंट्रूसिव रॉक बन गया, अंदर बन गया, बाहर वाला एक्सट्रूसिव हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखो, हमने मालूम है कि जितना अंदर रहेगा उसकी कूलिंग, लावा की क्या होगी, मैग्मा की कूलिंग क्या होगी, स्लो होगी। स्लो होती है तो हमने पढ़ा है कई बार, इतनी बार पढ़ाया है मैंने आपको बेसिक क्लासेस में, कि उसके जो ग्रेन होंगे, चट्टान के कण जो होंगे वो मोटे कण होंगे, कोर्स ग्रेन होंगे। जाके एक बार एनसीईआरटी की सीरीज मेरी इसी चैनल पे देख लो, मतलब रटवा दिया है बच्चों को। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, मैग्मा कूल्स डीप इन द अर्थ इंटीरियर, गहराई में अगर ठंडा होगा तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइन ग्रेन इग्नियस रॉक। नहीं भाई, फाइन ग्रेन नहीं, कोर्स ग्रेन, मोटे कण में जन्म होता है। नीचे जितना अंदर गहराई में ठंडा होगा, सूक्ष्म कणिक आग्नेय नहीं होगा, थोड़े से कण जो है बड़े होंगे, मोटे होंगे। तो जब भी इंटीरियर में कूलिंग होगी तो कण जो है मोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बेसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। नहीं भाई, बेसाल्ट अंदर का नहीं है, बाहर का है। समुद्र की चट्टान बाहर बनी हुई है, समुद्र की चट्टान हम देखते हैं बेसाल्ट से बनी हुई है। ऐसा लावा जिसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है वो होता है बेसिक लावा, और बेसिक लावा आराम से बाहर आ जाता है। तो जो बाहर लावा आ गया उससे बनने वाला रॉक अंदर कैसे होगा, तो ये भी गलत हो गया। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन ये सेडिमेंट्री रॉक्स में यूज करते हैं हम, कि चट्टाने टूट के और फिर मजबूत होकर सेडिमेंट रॉक बनती है, तो ये थोड़ा सा गलत चला गया। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर सिलिकेट्स। ये थोड़ा तो भी सही है कि मतलब ज्यादातर हम सियाल सीमा की बात करते हैं तो सिलिकेट्स आपको ज्यादातर इग्नियस रॉक में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम आंसर जो है वो सी की तरफ जो है बड़े आराम से ले जा सकते हैं। लिथिफिकेशन का हमें मालूम है कि संबंध जो है, या शीली भवन जब हम कहते हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं कि शीली भवन का कनेक्शन जो है वो आग्नेय चट्टान से ना होते हुए अवसादी चट्टानों से, इसलिए उसको जो है हम लोगों ने रॉन्ग मान लिया है। लिथिफिकेशन जिसको नहीं पता, एनसीईआरटी के टर्म है कि जब कोई रॉक होता है, जब वो टूटता है तो वेदरिंग होती है, फिर वहां से निकलता है, इकट्ठा हो के जमा जब हो जाता है, तो उसको लेकर ये बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद में अनअकैडमी पर आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, सबसे बेस्ट लर्निंग मिलेगी इस बार। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो रैंक 1 रहे और हिंदी मीडियम के टॉपर भी अनअकैडमी से उन्होंने काफी कुछ जो है लर्निंग ली है। डिस्काउंट कोड SGYT10 यूज करें फॉर द सब्सक्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक, ठीक है, और इंटेंस हीट, ठीक है, ऑफ द इंट्रूडिंग मैग्मास रिजल्ट्स इन मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सराउंडिंग रॉक्स, प्रोसेस नोन एज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ये सीधा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है, सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है। इसका मतलब ये समझ लो क्या होता है कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे लावा निकला, लावा का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो ये लावा जिस चट्टान पे फैलेगा उसके नीचे वाली टेम्परेचर का भी जो है वो चेंज हो जाएगा। और वो देखो, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, जिसकी काया बदल जाए, रूप बदल जाए, जो प्रेशर टेम्परेचर में चला जाए। तो वो कह रहा है कि जब हीट, एक बार आप क्वेश्चन देख लो हिंदी मीडियम वाले, एकदम पॉज कर लो भले। जब वो कह रहा है कि जब हीट निकलती है, लावा जब निकलता है तो आसपास की चट्टानों को मेटामॉर्फिक कर देता है, कायांतरित बदल में, रूपांतरित में कन्वर्ट कर देता है। पर वो तभी हो पाता है जब बेटा एक तरह से ये कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म का एग्जांपल है, न कि डायनामिक, मतलब ये संपर्क रूपांतरण होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। एनसीईआरटी पढ़ना, रॉक्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि जब लावा, इमेजिन करो लावा को चट्टान पे जब टकराएगा, वो संपर्क में आएगा, तो नीचे की चट्टान का भी टेम्परेचर चेंज होगा, तो वो मेटामॉर्फिक में चला जाएगा। डायनामिक में हीट इन्वॉल्व नहीं होती है ना, मतलब
ये गतिशील है एक तरह से, जो गतिक कायांतरण है इसमें टेम्परेचर हीट, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑर्थोमेटामॉर्फिक मतलब जो बिल्कुल इग्नियस से बना हो इनडायरेक्टली, ठीक है, जिसको नहीं पता है तो पहला वाला तो सही चला जाएगा, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। ऑर्थो मतलब जो इग्नियस रॉक जिसका पेरेंट हो, कि जो डायरेक्टली आग्नेय चट्टान जब डायरेक्टली चली जा रही होती तो उसके साथ आप ऑर्थो कर सकते हो। और एक पेटामॉर्फिक पैरा होता है जो सेडिमेंट्री से बन रहे हो। तो चूंकि ये मेटामॉर्फिक रॉक किसी ना किसी से बनते ही है ना, पहले कोई भी चट्टान रहेगी आग्नेय चट्टान इग्नियस, उससे मेटामॉर्फिक बन रहा है, तो अगर वो इग्नियस है तो ज्यादातर हम ऑर्थो वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे एनसीईआरटी का देखो, अब भले ही कई बार ऑर्थो नहीं पता हो तो एक आध एलिमिनेट करके भी हम मैक्सिमम सही आंसर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्केनिक कोन्स, शंकुओं पर बात करो, ठीक है। तो इसमें अपन समझते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्या कहते हैं कि भाई साहब, अगर एसिडिक लावा है, सिलिका जिसमें ज्यादा है, या ऐसा लावा जो फ्लो बहुत धीरे करता है, वो विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होती है, श्यानता, बहने जो जितना गाढ़ा है, मतलब लाइक हनी, शहद के जैसे, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर सिलिका कम है, यानी कि फ्लो अगर जो है धीरे होगा, फ्लो तेज होगा मान के चलिए, तो फ्लो तेज कौन करता है? बेसिक लावा, मतलब जब उसकी विस्कोसिटी कम, तो विस्कोसिटी और फ्लो अपोजिट चलते हैं बेसिकली। अगर गाढ़ा है तो बहुत विस्कस है, बहुत तेज पानी जैसा है तो कम विस्कस है, शांतता, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें कुछ मत पढ़ो, एक स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग आराम से। विस्कस लावा मतलब जो शांतता है जिसके अंदर, है ना, विस्कस लावा हैव हाई मोबिलिटी, ठीक है। ये देखो, विस्कस लावा हैव हाई मोबिलिटी, नहीं भाई साहब, कम फ्लो करता है, एंड कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, वहीं इकट्ठा हो जाएगा। सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दो, 1, 3, 4 तो एक तो आंसर आ गया। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं कि शान लावा में उच्च गतिशीलता होती है, नहीं कम गतिशीलता होती है। जब ज्वालामुखी इरप्शन होता है तो एसिड लावा कोन्स फॉर्म्ड बाय हाईली विस्कस लावा, हाँ, जो एसिडिक होते हैं वो हाईली विस्कस लावा से बनते हैं, मतलब जो गाढ़े होते हैं, ठीक है। एसिड लावा फॉर्मेशन हाई कोन्स, जो लावा बह ही नहीं रहा है, फ्लो ही नहीं कर रहा है, वो उसका लावा शंकु इकट्ठा होता जाएगा, वहीं पे हाइट बढ़ती जाएगी, और फिर कई बार ऊंचे भी हो जाते हैं कंपोजिट कोन के लिए भी। तो ये मतलब हमारी नॉर्मल क्लास का हिस्सा है, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो ये इसका आप आराम से जो है उसको हटा दीजिएगा। एंड कैन ट्रेवल थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, हाई मोबिलिटी नहीं रहती, सेकंड वाले को एलिमिनेट कर देना, 1, 3, 4 आंसर आ जाएगा, यानी सी की तरफ जा सकते हो आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? मतलब कि जो है भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण के बारे में बता रहा है वो। इसका कॉन्सेप्ट क्लाइमेट का क्या है वो भी अपन जरा समझ लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जब भी नेचर में धरती के पास की हवा क्या हो जाए? ठंडी, और ऊपर की हो जाए गर्म, अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं हम टेम्परेचर इन्वर्जन। मतलब नीचे की हवा ठंडी होनी चाहिए धरती से लगी हुई, और ऊपर की गर्म। नॉर्मल हम जब वायुमंडल पढ़ते हैं तो पहली लेयर क्या होती है? ट्रोपोस्फियर। उसमें हम क्या देखते हैं कि जितना ऊपर जाते हैं, ऊपर जितना जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? देखो यहां समझना कि ये मान लीजिए जमीन है, हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है पहली लेयर में, ट्रोपोस्फियर में। याद करो, जितना मैं ऊपर जाता हूं तभी पर्वतों पे बर्फ मिलता है हमें, हमेशा पता होना चाहिए जितना ऊपर जाऊंगा टेम्परेचर कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? लैप्स हो रहा है, मतलब पतन हो रहा है, तापमान का पतन हो रहा है। तो ये पॉजिटिव कंडीशन हो गई, जो जनरल बात है उसको हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। अगर इसका उल्टा हो जाए कि नीचे ठंडा हो जाए और ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ने लगे अगर, तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव लैप्स होगा। कहने के लिए पॉजिटिव लैप्स कब रखते हैं? जब टेम्परेचर कम हो रहा हो। याद रखना, पॉजिटिव लैप्स कब होगा? जब टेम्परेचर हाइट बढ़ाने पे टेम्परेचर कम हो। और नेगेटिव लैप्स कब होता है? जब टेम्परेचर जो होगा हाइट बढ़ाने पे बढ़ने लगे। यहां पर बढ़ रहा है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट्स इन सरफेस इन्वर्जन। मतलब क्या? नेगेटिव लैप्स रेट मतलब धरती है, उसके हवा की, नीचे की हवा ठंडी है और ऊपर की हवा गर्म है अगर, ठीक है, तो इसको क्या कंसीडर कर रहा है वो? इसको क्या कंसीडर कर रहा है बेटा? कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर मेरा तो बढ़ रहा है,
जो कि नॉर्मल लेफ्ट रेट नॉर्मल नहीं हुए, कंडीशन के अपोजिट हो गई, इसलिए नेगेटिव वर्ड यूज किया उसने। ये एक बार सीडीए मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको रिपीट किया ये वाले स्टेटमेंट। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, ये जो ऐसा होता है इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेडिएशन इन्वर्जन। हाँ, होता क्या है, हमारी पृथ्वी के सारे रेडिएशन निकल जाते हैं, गर्मी दिन भर में जो गर्म हुई, ठंड में पूरे रेडिएशन जब निकल जाएंगे तो ऊपर गर्म हो जाएगा माहौल, पृथ्वी का जब रेडिएशन निकल जाता है तो पृथ्वी हो जाती है ठंडी, उससे लगी हवा भी ठंडी हो जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहां पर सही जाएंगे, आंसर सी हम लोग लिख सकते हैं। अगला सवाल है, ये संस्थाओं के बारे में पूछा है, मतलब सॉरी फॉरेस्ट टाइप के बारे में पूछा है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट, सदाबहार जो वन होते हैं, आर्द्रता वाले होते हैं, उसमें रोजवुड, महोगनी, ये वाला आप मार्क कर दो। लिटोरल स्वैम्प, सेनोरिटा एल्बा वगैरह, ये इस तरह के, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो तट के होते हैं ना, उसकी ये वेराइटी है। कांटे वाले, खैर के वृक्ष, कांटे, कांटों में ये खैर वगैरह पाया जाता है, एनसीईआरटी क्लास 11। और केल एक पाइन की जैसे है, तो ये आप वन की तरह लगा सकते हो, एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा आराम से ये क्वेश्चन। तो ये आप 4 3 2 1 आंसर ए की तरफ हम लोग जा सकते हैं। 4, बी का 3, ठीक है, सी का 2 और ये 1 हो गया, ठीक है। ये सेनोरिटा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन आई है। करेवा फॉर्मेशन कश्मीर में, पॉज कर लेना अगर क्वेश्चन पढ़ना हो आपको आराम से। थिक डिपॉजिट ऑफ करेवास क्या है, कश्मीर वैली में जो लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं, झीलों के आसपास लेक वाले जो डिपॉजिट्स हैं, जो ग्लेशियर के इरोजन से भी डिपॉजिट हुए हैं, तो ग्लेशियल क्ले, जैसे ये वर्ड एनसीईआरटी में कक्षा 11वीं में यूज हुआ है, तो करेवास डायरेक्ट सीधा सवाल है। इसके बाद में मोरेन्स, मतलब जो हिमोड है उनके बेसिकली ग्लेशियर से जो भी सेडिमेंट इरोड होगा, जैसे नदियों से हम एलुवियल कैसे कहते हैं, वैसे मोरेन वर्ड यूज करते हैं, जो ग्लेशियर से हो, जो बर्फ से हो। जैसे नदी जब आ रही है तो अपने साथ अवसाद लाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़, एलुवियल कहते हैं। अगर ग्लेशियर मूव कर रहा है ऐसा इरोजन से जो मिट्टी लाएगा, वो मोरेन कहलाता है, लोकली हम करेवास कहते हैं। पेंगोंग सोमोरिरी लद्दाख में जो नहीं फ्रेश वाटर नहीं है, वो सलाइन लेक्स है बेटा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट अगर गया मेरा, तो ये गया। झेलम एग्जिबिट्स मियंडर, हाँ कश्मीर वैली में झेलम के मियंडर्स दिखते हैं, ये भी एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर आंसर होगा बी, देखना जरा, हाँ ठीक है। तो ये झेलम जो है वो थोड़ा बहुत मियंडर वगैरह पैटर्न दिखाई दे रही होती है कश्मीर वैली के रीजन, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए मुझे जबलपुर आना पड़ेगा, ठीक है। रेन फॉरेस्ट के लिए असम जाना पड़ेगा, असम है क्या, जी सर। और उसके बाद में हिमालयन के लिए तो शिमला जाना पड़ेगा। फॉरेस्ट रिसर्च में इको रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयागराज जाना पड़ेगा। तो ये आराम से इसको कर लेना, 3 2 1 4 आंसर नंबर सी। अब बोल रहा है काली मृदा के बारे में बताओ। ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेट्यू पे मिलती है, अधिकांश भाग हमें जो है दक्कन के पठार में मिलता है, हाँ सही बात है। इसे हम रेगुर के नाम से भी कहते हैं, और क्लेई भी है, मतलब बहुत महीन कण है, और इम्परमिएबल है, मतलब वाटर होल्ड ज्यादा कर लेती है, अपारगम्य है, पानी बहता नहीं है, रुक जाता है पानी, ठीक है। गहरी भी है और ये सब है। और अगर गहरी है तो रेनफेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस ब्लैक सॉइल, मतलब वर्षा सिंचित फसलें जो है नहीं उगती है। तो भाई जब पानी आएगा तो पानी रुकेगा तो फसलें तो बनेगी ना, तो तीसरा कैसे सही हो सकता है। तो 1 और 2 आपका आंसर ए होगा, और क्या। ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर वेरी सुटेबल फॉर स्पेशली कॉटन वगैरह, तो लग ही रहा है ना। दिहांग किसको कह रहे हैं, कौन सी नदी को कह रहे हैं, भाई ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, है ना। ये बेसिक सवाल है, पढ़ते रहते हैं हम आए दिन। सो इसके बाद में शिपकिला याद है, सतलज में मैं बोलता हूँ शिप चला लेना, सतलज है क्या, सतलज वैली। चुंबी वैली तो अपने को पता है, उसमें इधर आना पड़ेगा अपने को, नाथुला वगैरह ये सब चीजें। तो शिपकिला जो हमें मालूम है कि हाई अल्टीट्यूड हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, सतलज में। चुंबी वैली में नाथुला, जलेपला वगैरह पढ़ रहे होते हैं। ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग व्हेन मिनरल्स फेल्डस्पार चेंज टू कैओलाइट प्रोसेस, अरे देखो सिंपल है, जैसे कोई चट्टान है, ठीक है, अब उस पर पानी वगैरह आता है, ठीक है, तो पानी जब रिएक्ट करता है तो वो केमिकल वेदरिंग, मतलब अंदर चट्टानों में तो खनिज है, तो एक केमिकल वेदरिंग हो रही होती है। जैसे पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलके कार्बोनेशन प्रक्रिया कर लेते हैं, वीक एसिड बना देता है बेसिकली। ऐसे ही जो है ऑक्सीडेशन में जंग लग जाती है, एनसीईआरटी का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें एक्चुअल में मुझे नहीं समझ आया हाइड्रेशन क्यों दे रखा है। हाइड्रेशन जलयोजन में क्या होता है कि मिनरल जो है वो फूक जाता है थोड़ा सा, जैसे मतलब
पानी में जैसे किसी को डाल दो तो रात भर में कैसे फूक जाता है वो, हाइड्रेशन वैसे ही है कि अगर चट्टान में रात भर या ऐसे लंबे समय तक पानी लगता रहेगा तो उसके मिनरल्स फूक जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ दूसरा टर्म होना था, हाइड्रोलिसिस वगैरह होना चाहिए था, मतलब एक्चुअल टर्म वो हाइड्रोलिसिस है, पर पता नहीं उन्हें हाइड्रेशन दे रखा है, अब पता नहीं इसको सही मानते हैं कि गलत। लेकिन कार्बोनेशन जो है, कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्व रहता है, ऑक्सीडेशन में जो है ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, जो जंग लग जाती है नॉर्मली, देखो चट्टान में लोहे हैं, लोहे से बना है चट्टान, तो पानी और जंग लग, हवा ऑक्सीजन के साथ जो जंग लगती है, रस्टिंग, कमजोर हो जाता है रॉक, वो ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही जो किलेटीकरण है, किलेशन वगैरह जो है, उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह जो है वो, मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं स्पेशली कि जिसमें फेल्डस्पार मतलब जो सिलिकेट ग्रुप है वो कैओलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, बेसिकली जल अपघटन होता है। पर अब वो हाइड्रेशन वर्ड उन्होंने लिख के रखा है, बड़ा कॉमनली यूज कर लेते हैं, नहीं तो एक्चुअल सही ऑप्शन यहाँ हाइड्रोलिसिस आना चाहिए था। अब क्लोजली में तो सी होगा, तो पता नहीं, देखो लगा दें तो। इसके बाद में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के साथ जब पानी डिजोल्व वगैरह हो जाता है तो उस तरह से ये जीव जंतु आपको देखने को भी मिल सकते हैं। नेशनल पार्क में रणथंभौर राजस्थान में, गिर गुजरात में, नंदकानन उड़ीसा में, कैबुल लामजाओ भाई मणिपुर का है ये, गया डी वाला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ऑन कोल माइनिंग? सिंगरेनी है क्या? सिंगरेनी हो, ये है, ये सबसे काफी पुरानी है, मतलब तेलंगाना में आज हमें दिखाई देती है। 1920 इसका फाउंडिंग ईयर रहता है, लेकिन इसके पहले भी यहाँ पर जो है काफी इसकी हिस्ट्री 1889 की। बाकी नेवेली तो जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा ये आप मुझे बताएंगे। नेवेली वैसे तो आए दिन पढ़ते रहते हो आप लोग, कडलोर नेवेली। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और महानदी वगैरह ये इनके ईयर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, तो सिंगरेनी डायरेक्ट पुराना है। ये एक बार लास्ट ईयर जब मैं मिनरल्स पढ़ा रहा था उसमें मैंने मेंशन भी करा था इसको। सरगासो सागर, सरगासो सागर की पहले लोकेशन देख लो भाई, ये है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जो लगा हुआ, जिसकी अपनी कोई सीमा नहीं है, और क्योंकि ये समुद्र बिल्कुल कहाँ पर है, अगर इसकी लोकेशन देखोगे तो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर ये वाले रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, इन जगहों पे, मिड लैटिट्यूड्स में, तो यहाँ टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, वाष्पीकरण अच्छा होता है, तो सागर में नमक बहुत देखने को मिलता है। तो रिकॉर्ड द लोवेस्ट सैलिनिटी नहीं, यहाँ सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, लवणता ज्यादा होती है। जब भी वाष्पीकरण रहेगा तो समुद्र का पानी निकल जाएगा, नमक ज्यादा रह जाएगा, तो सरगासो सागर में सैलिनिटी लोवेस्ट नहीं रहती, इक्वेटर पे थोड़ी है कोई लोकेटेड ये, तो सेकंड वाला तो गलत हो गया। इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, ये नॉर्मली फैक्ट पढ़ते रहते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, तो 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, लवणता अधिक है वहां पर, है ना। अब बात आती है टाइड्स की, तो इसमें मान लो अगर तुम्हें कोई नया शब्द भी लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर मतलब इजीली निकाल सकते हो। हमें मालूम है कि जब भी चंद्रमा, सूर्य और अर्थ तीनों लाइन में रहते हैं, मून तो घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी के, अरे ये चक्कर लगाने के चक्कर में, तो ये पूरा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है ऐसे मून। तो जब ये मून और सन एक साथ लाइन में होते हैं तो सन की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी खींचती है अपने आप को, तो पानी जो है समुद्र का, भाई टाइड्स तो पता है ना अपने को क्या होती हैं, ज्वार भाटा वगैरह जो हम पढ़ते हैं, समुद्र के जल का स्तर बढ़ जाता है, कौन बढ़ाएगा, खींचेगा कौन, ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी? गुरुत्वाकर्षण किसका बल? चंद्रमा का और सूर्य का। तो जब भी अब ये चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के, तो जब सूर्य चंद्रमा लाइन में रहते हैं तो सबसे ज्यादा टाइड आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। तो जो बृहद ज्वार है स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड तब आएगा जब ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन, ठीक है। और जब चंद्रमा इधर मतलब मान लीजिए नीचे हुआ या ऊपर हुआ तो ये लाइन में तो नहीं रहेंगे। जैसे मान लो यहां पर, मान लो ये जो है ये मून है, ये अर्थ है और ये सन हो गया। अब ये मून तो जो है घूम रहा है ऐसे, तो एक बार जब ये लाइन में आ जाएगा, ठीक है, जब सबसे ज्यादा उच्च ज्वार, ज्यादा सन की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी दोनों कनेक्ट हो जाएगी, दोनों साइड अच्छा खासा ज्वार मिलेगा आपको। अब जब ये मून या तो यहां भी आ सकता है या यहां भी आ सकता है, तो जब मून यहां रहेगा तो मून अपना खींचेगा, सन अपना खींचेगा, तो टाइड उतनी ज्यादा कैंसिल आउट हो जाएगा ना फोर्स। मून और सन का जो कंबाइंड फोर्स लग रहा था लाइन में होने से वो कम हो गया। तो जब निम्न ज्वार अगर देखना हो तो पोजीशन ऑफ क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर का मतलब ये, क्वाड्रेचर का मतलब ये 90 डिग्री पे हो जाए, दिस इज क्वाड्रेचर, ठीक है। तो इस चीज को जो है अपने को समझना है, ठीक है। तो दो तो ऑप्शन अपने हो गए। फिर आपने एपीहीलियन पेरीहीलियन पढ़ा होगा,
पेरिहीलियन मतलब क्या होता है, जब कोई चीज पास में होती है, कोई भी बॉडी पास में हो, और एपीहीलियन मतलब जो दूर है। तो वैसे ही कुछ शब्द आ रहा है, एपोजियन आ रहा है, ठीक है। तो एपोजियन का मतलब जब पास में ना होते हुए दूर, फारदेस्ट, कि जब मून जो है पृथ्वी से सबसे जब दूर रहेगा तब की वो टाइड हो गई। अब इक्विनोक्टल घबरा जाओगे तो थोड़ा आप विषुवत यहां भी पढ़ सकते हैं, मतलब इक्वेटर की बात हो रही है। तो साल में मार्च और सितंबर में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के बहुत पास आ जाती है। कहने के लिए सूर्य डायरेक्ट पास आ गया। देखो ऐसा समझो इसको, पृथ्वी सूर्य के पास आना मतलब ऐसा कि सूर्य की किरणें ज्यादा पास आ रही। तो इक्वेटर का मतलब ये कि मार्च के टाइम पे और सितंबर के टाइम पे आपको पता है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत कहां होती है, यहां होती है। तो उस टाइम 6-6 महीने के आसपास आप कह सकते हो। बचा हुआ ऑप्शन तो हालांकि यही रहेगा कि जो इक्वेटोरियल के सनलाइट जब बहुत पास आ जाता है बेसिकली, उस टाइम ये टाइड जो है अकर हो रही होती है। तो 6 मास के अंतराल में उसे हम इक्विनोक्टियल कहते हैं, ठीक है। तो आराम से आप मैच द कॉलम कर लीजिएगा। तो 4 1 2 3 इसका हो गया। तो स्प्रिंग टाइड जब तीनों लाइन में हो, सिजगी कंडीशन कहते हैं, क्वाड्रेचर कहते हैं जब 90 डिग्री पे हो, जब मून जो है सबसे ज्यादा दूर रहेगा, और जब इक्विनॉक्स पे कंडीशन रहेगी तब। ये 90 डिग्री वाले जो है नीप टाइड, वो स्प्रिंग टाइड। दीनदयाल पोर्ट, ये तो टाइडल पोर्ट है ज्वार भाटा वाला, जो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू लैंडलॉक नहीं, अरेबियन सी से ही लगा हुआ है। चिदम्बरनार पोर्ट मतलब तूतीकोरिन, श्रीलंका के पास, इंडिया का, तमिलनाडु के पास। तो ये आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर, हाँ ये चल जाएगा। पाराद्वीप नेचुरल शैलो नहीं, शैलो नहीं है, गहरा है बहुत पाराद्वीप। 1 और 3 यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो आंसर लगा देना ए, ठीक है। मतलब जवाहरलाल नेहरू एक मतलब कंटेनर पोर्ट भी है, नया भी है, मुंबई वाला। ब्रिजेस को लेकर बात करें अगर हम लोग, तो ये भाई करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत, ये तो बहुत पुराना है, भूपेन हजारिका बिल्ट ओवर द लोहित रिवर क्वेश्चन, एक बार आप लोग देख लो। चेनाब सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। अटल सेतु जो है मुंबई, हाँ ठीक है ये भी सही है। ये जो लास्ट का है न्यू पंबन ब्रिज इज एन आर्क ब्रिज, ये आर्क ब्रिज नहीं है, वर्टिकल लिफ्ट है। ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है शिप्स को। तो एक जो है तो इसमें से क्या सही नहीं है, तो ये बोले एक आर्क ब्रिज है, तो ये आर्क ब्रिज नहीं है, इट इज अ वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जहाजों को गुजरने की अनुमति देता है वो वाला ब्रिज है। ऊपर के तीनों लगभग सही है। ग्रीन एनर्जी टारगेट, हमारा जो ग्रीन एनर्जी का टारगेट क्या है, नेट जीरो एमिशन 2050 नहीं भाई 2070 है। ये क्लाइमेट चेंज वगैरह में पढ़ते रहते हैं, तो ये तो गया गलत हो गया। अब पहला जो है ये नॉर्मली करंट अफेयर्स का पार्ट है कि ओएनजीसी जो है एक प्लान बनाया उन्होंने 10 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होना नहीं है। तो 2070 तक का तो जो है आना चाहिए था। सुजलाम भारत ऐप, ये पानी से संबंधित है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। आंसर डी होगा इसका। सागर बंधु वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन प्रोवाइड सर्च एंड रेस्क्यू में, ये श्रीलंका के साथ था। आंसर इसका बी होना चाहिए, डिजास्टर के से संबंधित था। इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, हाँ ठीक है। बायो फर्टिलाइजर, बायो है और नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो कैसे काम बनेगा, मतलब कर सकते हैं हम लोग। क्रॉप रोटेशन इज बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड वीड्स, हाँ ठीक है। 1 और 3 सही है। ये नॉट यूज जैसे नहीं, मतलब ये यूज किया जा सकता है, तो आंसर इसका 1 और 3 होना चाहिए, जो कि एक्टिवली यूज करते हैं हम लोग जैविक खेती में। ऑन्जेस, जरावा, सेंटलीज अंडमान निकोबार में तो हमें मिलती हैं। शोम्पेन, अंडमानीज, निकोबारीज, तीनों रहेंगी इसमें। 1 2 3 कहीं ऑप्शन है तो सी आंसर लगा देना। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, अरे ये अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने, याद है किसी को? अगर हो तो कमेंट में बताओ ये कहां पढ़ा था हमने। तुअर, उड़द और मसूर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वाह। तो ये तो करंट अफेयर्स है। ये स्वनिधि जो है थोड़ा सा लग रहा है मुझे पैसा वैसा देते हैं जिसमें बिजनेस वगैरह के लिए, तो आंसर इसका सी है। बाकी तो सब उसी से संबंधित है। हाँ अब देखो जरा थोड़ा ध्यान से सुनना, ये आखिरी के 2 क्वेश्चन थोड़े यूपीएससी पे हम लोग छोड़ेंगे। क्या इतना जनरलाइज स्टेटमेंट बना रखे हैं,
तो थोड़ा सा इस पे हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप आंसर उन्हीं पे छोड़ेंगे अपन। कि मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक, मतलब अगर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रॉक है, ठीक है, आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीजिंग थॉइंग वेदरिंग, कि अगर बहुत कॉम्पैक्ट है जिसके पोर्स, देखो फ्रीजिंग थॉइंग क्या होता है, हिम द्रवण क्या होता है, पोलर एरिया में मान लो कोई पत्थर रखा हुआ है, पोलर एरिया में अगर कोई पत्थर रखा हुआ है ध्रुवीय क्षेत्र में, तो वहां दिन में थोड़ा बर्फ पिघलेगा तो पानी अंदर पोर्स में चला जाएगा, ठीक है, और फिर रात में वो पानी जम जाएगा, तो वो एक तरह से जब जमता है पानी, फ्रीज होता है तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो वो चट्टान टूटने पे आ जाती है। ऐसे रोज होगा तो चट्टान टूट जाएगी। तो वो कह रहा है अगर चट्टान बहुत ही ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा जो है कठोर है, और तो फिर फ्रीजिंग थॉइंग से बहुत ही मतलब जो है एक तरह से कर सकते हो लीस्ट अफेक्टेड होती है। लेकिन अगर आप टाइम वगैरह कंसीडर करोगे तो ऐसे रिजल्ट हमने देखे हुए हैं। तो अब अगर वो लीस्ट वीस्ट कर दे तो पता लगे इसको जो है सही भी मान ले, नहीं तो इसका सेकंड ऑप्शन भी वो लोग गलत की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे अब शैटरिंग ऑफ रॉक्स इज मोर कॉमन इन हॉट एरियाज, हाँ मतलब ये स्टेटमेंट शैटरिंग मतलब इस तरह से ये जो चट्टान जो टूट जा रही है, तो ये वैसे मैं अगर बुक्स के हिसाब से चलूं तो शैटरिंग हमें डेजर्ट में भी दिखती है, हमें शैटरिंग वगैरह पोलर एरियाज में भी देखी जा सकती है, दोनों जगह भी दिखाई देती है। तो अब वो पता नहीं कहाँ कंसिडर मोर कॉमन, तो अब मोर कॉमन में तो कहने के लिए तो हो जाएगा डेजर्ट, तो इसको भी सही मान सकते हैं वो लोग। क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है अपशल्कन, मतलब जैसे अंदर का जो बहुत सारे क्रिस्टलाइन रॉक्स बाहर आ जाते हैं, बेथोलित वगैरह जो है, तो जब वो गर्मी से टेम्परेचर से उसके जो ऊपर की लेयर परत की परत निकल आती है ना, उसको लेकर बोल रहे हैं आर ऑफन प्रोन टू। अब याद रखना है कि इसमें क्रिस्टलाइन रॉक मतलब वो जो बहुत मजबूत चट्टानें रहती हैं, तो ये भी एक तो कहने के लिए तो तीनों सही भी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप वो लीस्ट अफेक्टेड पे चले जाएं तो इसको मान लो एकदम जनरल स्टेटमेंट बना ले कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, इफेक्ट तो होता ही है, तो उसको फिर मान लो गलत भी ले गया। तो ये अब हम यूपीएससी के ऊपर छोड़ रहे हैं कि भाई वो किस, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पर उन्होंने काफी कंसिडरेशन किया होगा, तो जो भी पेज सेट करने वाला है, पेपर सेट करने वाला है, तो उसको लेके अपने को इसको कंसिडर करना है। क्योंकि ऐसे जनरल देखोगे तो हाँ जो है कोई चट्टान जो है बहुत ही ज्यादा कठोर है तो उसमें उसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन लंबे समय में देखो तो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन, हाँ ये देखा जाता है कि एक्सफोलिएशन है। अब मान लो कोई ज्यादा ही चला गया कि नहीं नहीं और ऑफन नहीं होगा और भी चीजें वो करेंगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्मली नहीं तो हम ये दोनों स्टेटमेंट भी सही मान सकते हैं, या तीनों भी यहाँ पर सही हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो है यहां अगर हम आएंगे, एक क्वेश्चन ऐसे इन्होंने ड्रॉट को भी लेकर काफी मतलब वो बोला है कि मीटरोलॉजिकल ड्रॉट अकर्स व्हेन द मीन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75%, ठीक है, मतलब जो मौसमी सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है, ठीक है। अब अगर इसको डेफिनेशन के हिसाब से हम जाएंगे, ये मतलब इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन आप देखोगे तो इग्नू वगैरह के नोट्स में मिल जाएगी कि मेट्रोलॉजिकल व्हेन एक्चुअल रेनफॉल ओवर अ रीजन इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल वैल्यू दैट इज लॉन्ग टर्म एवरेज। अब यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल वैल्यू लिख रखा और यहाँ पे मीन एनुअल रेनफॉल, तो मीन एनुअल रेनफॉल का मतलब भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक लंबे समय का लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर नॉर्मली मान लिया तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन अगर टर्मिनोलॉजी में चला गया है वो कि नहीं नहीं मीन एनुअल अलग है, हम तो उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वो एक अलग कहानी ले जा सकता है। तो कहने के लिए सही भी कर देगा, नॉर्मली हम ये बोल रहे हैं कि 75% से कम जो बारिश हम लोग देख रहे हैं, तो एकदम टर्मिनोलॉजीज में खेल गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही एग्रीकल्चर ड्रॉट अराइजेस आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है, पानी वानी की कमी हो गई ये तो चल जाएगा। अब वो कह रहा है सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू मेट्रोलॉजिकल। अब एग्रीकल्चर ड्रॉट की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे एग्रीकल्चर ड्रॉट, तो हम कहते हैं कि पानी की कमी इतनी ज्यादा हो जाए कि सॉइल का मॉइस्चर ही चला जाए। तो अगर वो इसके हिसाब से अपन चलेंगे तो सॉइल मॉइस्चर कब होगा, मेट्रोलॉजिकल नहीं होगा बल्कि एग्रीकल्चरल होगा। फिर कुछ ज्ञानी ये कहेंगे नहीं नहीं बारिश नहीं होगी तो फिर एग्रीकल्चर ड्रॉट आएगा, मतलब सॉइल में पानी की कमी हो जाएगी, तो डेफिनेशन के हिसाब से वो एग्रीकल्चर की तरफ भी जा सकते हैं, वो लोग पानी को कंसीडर कर लें। तो इन्होंने अब वो लोग इनको क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, चलो एग्रीकल्चर ड्रॉट तो अपने को समझ आ रहा है, जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि जो है वाटर स्कैर्सिटी काफी बड़े मात्रा में आपको हो जाए, या सॉइल की जो है सॉइल में मॉइस्चर कंपेरेटिवली मॉइस्चर स्ट्रेस आ जाए। तो अब वो क्या कंसिडरेशन करते हैं उसके हिसाब से ये आंसर उन पे ही हमें छोड़ना चाहिए, इसमें ज्यादा हमें समय खराब करके कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आपसे मैं कहूंगा कि डेफिनेशन के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही ओशन करंट का भी जाहिर करा इन्होंने। अब ओशन करंट जनरल वर्ड लिख दिया। अब डिफरेंस इन द वाटर डेंसिटी इज द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो यहाँ मेन वर्ड यूज कर लिया, मेन कॉज। मेन कॉज ऐसे हम जब प्राइमरी कॉज पढ़ते हैं तो विंड होता है। अब अगर उस चीज को हम सेंस कर लेंगे
तो फिर वाटर डेंसिटी तो सेकेंडरी आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फिर गलत कर देंगे हम, और फिर गलत कर देंगे तो आंसर सीधा हमारा 2 and 3 हो जाएगा। अब 2 and 3 होगा मतलब वाटर डिपेंड, हाँ ठीक है, टेम्परेचर सैलिनिटी पे होता ही है। फिर एज अ रूल ओशियन वाटर मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। ऐसे आप सरफेस करंट को पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा कि भाई हाई डेंसिटी में तो पानी लेवल नीचे हो जाएगा और लोअर डेंसिटी में तो जो है पानी ऊपर रहेगा, तो उल्टा होना चाहिए। लेकिन अब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस को आप देखोगे तो पोलर एरिया में इमेजिन करो, पोल में तो नॉर्मली पोल के पहले वाला जो एरिया है कंपैरेटिवली अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कई बार जो ठंडा पानी जो सलाइन वाटर है जहां पर नमक ज्यादा होता है वो पानी नीचे बैठ जाता है, तो वो नीचे से पानी पूरा इक्वेटर की तरफ फिर मूव करके आता है नीचे से ऊपर की तरफ, लो डेंसिटी वाले एरियाज की तरफ। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, मतलब अगर मैं निचले पानी को देखूंगा, ग्राउंड मतलब गहराई वाले पानी, तो वो ज्यादा डेंसिटी से जहां कम डेंसिटी वहां की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो वो कंसिडरेशन के ऊपर हमें छोड़ना पड़ेगा कि इसको अगर ये इन्होंने कंसिडर कर लिया तो, और अगर नहीं तो फिर वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं कि हाँ तीनों सही भी हो जाएंगे, कंसिडरेशन उन्होंने थर्मोहेलाइन को ले लिया तो ऐसे 2-3 सवाल ऐसे हैं जो देखने वाली बात होगी कि यूपीएससी क्या कंसिडरेशन लेके चल रहा होता है, जो कि हर साल हमें ये चीज दिखाई देती है बेटा। खैर बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो है अनअकैडमी सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है आज के समय, जहां पर आप घर बैठ के इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर से तैयारी कर सकते हैं। यू कैन यूज द कोड SGYT10 फॉर द डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।